So hello everyone. We are going to conduct seminar for engineering admissions. So let us take one by one. This is around 1.5 hour seminar maximum, maybe less than that. और इसमें मैं तुमको पूरा तरह से बताऊंगा कि किस तरह से ब्रांच सेलेक्ट करनी है और किस तरह से आगे अपने को प्रोसीड होना है इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए. ओके. सो वी आर गोइंग टू टेक वन बाय वन. सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज स्वप्निल जोशी. I am in engineering education from last 26 years. So I do have enough experience or more than enough experience to guide you perfectly how to choose the branch and how to select the college. So we will see one by one. So let us take first. Here we are going to scroll the slide very quickly. अगर तुमको कुछ भी वापस समझना है तो हम ये वीडियो कल YouTube पे अपलोड करने वाले हैं. आपको पूरी तरह से उसका लिंक भेजा जाएगा तो तुम उसको में वापस पॉज करके एक एक स्लाइड वापस देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th बोर्ड में अच्छा किया है या फिर हम बोल सकते हैं एमएसटी सीईटी में अच्छा किया है. टाइम बिंग जेई के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा क्योंकि जो अभी रिजल्ट लगा है एमएसटी सीईटी का दूसरा रिजल्ट लगना बाकी है. सो अभी से तुम प्रिपेयर कर सकते हो और मोस्टली एमएसटी सीईटी के ऊपर अपने यहाँ एडमिशन्स होते हैं और इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ 12th बोर्ड के और सीईटी के. सो विल टेक वन बाय वन. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्टूडेंट्स एंड नाउ वी विल सी फर्दर. सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते, रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है या सीईटी में अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो सब कुछ खत्म हुआ क्या. तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं. सीईटी में कम मार्क भी अगर है और एक एलिजिबल मार्क्स तुमको 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में है तभी भी कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने यहाँ के जो कट ऑफ से कट ऑफ जब मैं बाद में लूंगा अगले साइड में तो तुमको पता चलेगा कि अगर कम मार्क्स भी है तभी भी तुमको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला. यू आर गोइंग टू get the admission very easily in engineering college in our city, that is नासिक और पुणे और इन मुंबई. ओके. सो डिप्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मार्क्स कम आ गए यानी सब कुछ खत्म हो गया. अगर ऐसा कोई मान रहा है तो पूरी तरह से गलत मान रहा है. ओके. इसीलिए मैंने हमारे फर्म का टैगलाइन लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ कंफ्यूजन. हम हमेशा आपको अच्छी तरह से गाइड करने के लिए यहाँ बैठे हैं. ओके. So let us see next. EduCon. What is EduCon? It is nothing but career guidance and educational counseling platform, and it is exclusively used for guiding the students so that वो अपना academics अच्छा बना सकते हैं as well as एक proper decision लेके अपना अच्छा करियर आगे का चूज कर सकते हैं. सिर्फ इंजीनियरिंग को एडमिशन मिल गई और सब कुछ अच्छी तरह से हो गया ऐसा नहीं है क्योंकि आगे की जर्नी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है. तो वो सब के बारे में भी मैं धीरे धीरे से बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा और फिर तुम अपना कॉलेज अपना ब्रांच सब कुछ एक एक करके चूज कर सकते. क्योंकि अगर तुमने अभी रॉन्ग डिसीजन लिया तो फिर क्या होता है, हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, फिर बाद में सीखते समय बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है और फिर एक करियर ग्रोथ जो है वो भी अपने हिसाब से नहीं होती है. वी गेट डिप्रेस्ड इवन इफ वी गेट अ गुड कॉलेज. लेकिन अगर ब्रांच अच्छी नहीं होगी तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आ सकता है और इसीलिए प्रॉपर डिसीजन अभी लेना तुमको बहुत ज्यादा जरूरी है. सो वी विल सी दैट कि हाउ टू टेक दैट डिसीजन प्रॉपरली. ओके. सो ये कॉमन होता है. जब मैं इंजीनियरिंग को गया था 12th स्टैंडर्ड में मेरे को भी ऐसा लगा था कि मैं कौन सा ब्रांच लूँ, कंप्यूटर लूँ, इलेक्ट्रिकल लूँ या मैकेनिकल लूँ या और कौन सा लूँ. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वही अपने को ब्रांच लेनी चाहिए और ट्रेन के हिसाब से अगर हम ब्रांच लेने जाते तो अपने को डेफिनेटली कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हमारे मार्क्स, हमारी काबिलियत
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ब्रांच चूज करने के लिए। ये आगे जो अपना जॉब करना है, वो जॉब कहाँ करना है, ये भी तुमको अभी से डिसाइड करना है। और इसी वजह से अच्छी ब्रांच चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अपना इंटरेस्ट क्या है, अपना एप्टीट्यूड क्या है, अपना करियर गोल क्या है, ये सब चूज करके अपने को ब्रांच चूज करनी है। और ब्रांच सिलेक्ट करते समय सीईटी का परसेंटाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने को एक एक करके आगे हम देखते जाएंगे। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट वन। ये जनरल ट्रेन वाले ब्रांचेस हमने यहां लिखे। सो कौन से ब्रांचेस है अभी देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांचेस है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो सबसे ज्यादा लोग वहां जाना चाहते हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड वही शो करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर जैसा ही है। उसके बाद आजकल सबके लोग दिमाग में जो मैंने देखा है 2 साल से जो उठता है वो बोलता है कि हमको एआईडीएस लेना है, या फिर बोलते हैं हमको एआईएमएल लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये दो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किए हुए हैं। जैसे हमने देखा है कि आजकल एआई टूल का यूज सब जगह होता है, चाहे वो गूगल जेमिनाई हो या चैट जीपीटी हो, इसलिए एआई अभी सबको फैमिलियर हो गया है। और इसके वजह से एक हाइप है मीडिया में कि एआई एआई, सब लोग बोलते हैं एआई। लेकिन सच में वो ब्रांच अभी तुम ले सकते हो क्या, तुमको सच में उसमें इंटरेस्ट है क्या, ये सब तुमको खुद को डिसाइड करना है। उसके बाद 3 ब्रांचेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोर ब्रांचेस है, जिसका स्कोप कभी भी खत्म नहीं होता। भले उनका पैकेज कंपेरेटिवली कंप्यूटर के कंपेरेटिव थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसका स्कोप हमेशा रहता है। और वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ये तीन ये 3 ब्रांचेस है। और ये 3 ब्रांचेस को हम कोर ब्रांचेस बोलते हैं। सबसे पहले शुरू हुए सिविल हुआ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ये सबसे पुराने ब्रांचेस हैं जिसका स्कोप आज स्टडी है, लेकिन हमेशा वो रहेगा। कोई भी इंडस्ट्री ले लो, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वहां लगते ही है। अगर तुमको कोई बोलता है कि मैकेनिकल को कोई स्कोप नहीं है, और इफ समवन इज सेइंग दैट देयर इज नो स्कोप फॉर इलेक्ट्रिकल, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा मैं बोलूंगा कि पिछले कुछ सालों में जो उठता है वो कंप्यूटर को जाता है, जो उठता है वो आईटी को जाता है। और इसीलिए आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांच में काफी ज्यादा गैप पड़ा हुआ है। और अगर आप ये बैच चूज करते हो तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छा ग्रोथ हम डेफिनेटली देख सकते हैं ये 3 ब्रांच में। उसके बाद और एक स्टडी ब्रांच है जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स होता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑलमोस्ट हर जगह है। केमिकल इंजीनियरिंग इज हैविंग अ पर्टिकुलर स्कोप। जिनको उसमें इंटरेस्ट है, जिनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, और जिनको बाहर जाना है, यानी आउट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं या आउट ऑफ महाराष्ट्र बोल सकते हैं, उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग सच में बहुत अच्छा है। लेकिन उसका स्कोप लिमिटेड है। हर सिटी में केमिकल इंडस्ट्री नहीं होती है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर जोन होता है, और उस जोन के अंदर ही केमिकल इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं। अगर हम नासिक की बात करेंगे तो नासिक में केमिकल इंजीनियरिंग तुमको सिर्फ एक 2-4 कंपनी दिखेंगे, वो भी सिन्नर एमआईडीसी में। तुमको अंबड़ या सातपुर में एक भी केमिकल इंडस्ट्री वहां दिखाई नहीं देगी। और एक ब्रांच जो काफी लोग दिमाग में लेके घूम रहे, दैट इज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ऐसे सब ब्रांच जो है, इसके अलावा भी कुछ ब्रांच है, जैसे फॉर एग्जांपल है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज में एक नया ब्रांच खुला है कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइनिंग। उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि वो इसके ही एक बोलेंगे कि इसके जैसे ब्रांच है। सिर्फ उन्होंने अपने खुद के लिए, जो ऑटोनॉमस कॉलेज है, अपना खुद का डिजाइन किया हुआ ऐसे कुछ कोर्सेस है। उसके बारे में अभी तो मैं डिस्कस डेफिनेटली नहीं करने वाला। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये फिर से एक बार बता रहा हूं, जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनके लिए ये सब कुछ मैंने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। अगर तुमको कभी भी ऐसा लगता है कि ये देखना है तो यूट्यूब पे ये सब अवेलेबल रहेगा। तुमको कल लिंक शेयर की जाएगी, यूट्यूब में अपलोड होने के बाद तुम ये पॉज करके सब कुछ डेफिनेटली देख सकते हो। ओके, तो वहां पे देखो क्या लिखा है टैगलाइन, कोड द फ्यूचर शेप द वर्ल्ड। सो तुमको ये पता है सबको कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज मेनली रिलेटेड टू द कोडिंग। और कोडिंग अगर अच्छा तुमको आता है तो यू कैन बी अ वेरी वेरी गुड कंप्यूटर इंजीनियर। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ऐसे देखा जाए तो ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन है।
और वो क्या मेनली फोकस करता है कि जिसमें कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, नेटवर्क से, और अभी जैसे एआई टूल है, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज, वो डेवलप करना कंप्यूटर इंजीनियर का यहाँ पे काम है। अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर हम देखेंगे तो क्या तुमको स्टडी करना है, इसमें से काफी सारे चीजें तुमको पता नहीं होंगे और काफी पता भी होंगे। ओके, तो ये जैसे तुम आगे बढ़ोगे फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तब ये तुमको आएगा। मैं एक जनरल आइडिया तुमको देना चाहता हूं कि कंप्यूटर में एग्जैक्टली तुमको सीखना क्या है। तो उसमें प्रोग्रामिंग है, तुमको पता है प्रोग्रामिंग यानी क्या है, उसमें काफी लैंग्वेजेस का यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर में और वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड अल्गोरिदम्स। डेटा जो कोई भी कंप्यूटर लो, आईटी लो, एआईडीएस लो, एआईडीएस में तो ब्रांच के नाम में ही डेटा डेटा साइंस है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर उसी से रिलेटेड है। फिर डीबीएमएस, डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक, ये सब तुमको ऊपर ऊपर से पता होगा, ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ तुमको ये बता रहा हूं कि तुमको इसमें सीखना क्या है। फिर वेब डेवलपमेंट सबको पता होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी अभी सब लोगों को पता है तुम्हारे लेवल में, और माइक्रो प्रोसेसर एंड एम्बेडेड सिस्टम। एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम ये ईएनटीसी का सब्जेक्ट है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कंप्यूटर साइंस में तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी स्टडी थोड़ा बहुत करना है। सो माइक्रो प्रोसेसर और एम्बेडेड सिस्टम, इसका स्टडी तुमको कंप्यूटर में करना है। और अभी स्कोप क्या है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट स्कोप, कैसे तुम काम कर सकते हो। सो जब तुम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तुमको डिग्री मिलेगी, चाहे वो बीई हो, चाहे वो बीटेक हो, तो तुम्हारा स्कोप क्या होगा। तो तुम्हारा स्कोप होगा, यू कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, यू कैन ऑल्सो वर्क एज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इंजीनियर। सबसे इंपॉर्टेंट आगे का थर्ड पॉइंट देखो, जो आज में सबसे ज्यादा बूम में, जो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्योंकि तुमको पता है बहुत सारे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और उसमें उसके लिए साइबर सिक्योरिटी आज में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस साइबर सिक्योरिटी में अगर तुम एक्सपर्ट बन जाते हो तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ये तुम्हारे लिए करियर के लिए बहुत अच्छा है, जॉब भी अच्छा मिलता है। इवन यू कैन गो फॉर योर ओन साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, जो एक्सटर्नल एजेंसी करके तुम बिजनेस कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न, आई एम रिपीटिंग, यू कैन अर्न इन क्रोर्स। ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी एक्सपर्ट इन दिस साइबर सिक्योरिटी। डेटा साइंटिस्ट, जिन लोगों को आगे बहुत ज्यादा सीखने में मजा है, ऐसा लगता है कि हमको और सीखना है, तो उसके लिए डेटा साइंटिस्ट ये भी एक बहुत अच्छा आगे स्कोप है। फिर बाद में क्लाउड आर्किटेक्ट, फिर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल इंजीनियर, दैट इज रिटन इन शॉर्ट देयर। और सबसे आखिर में ब्लॉकचेन डेवलपर, इसके बारे में तुमको ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, जिसकी तुमको अभी जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ये बहुत अच्छे जॉब कंप्यूटर को आजकल मिल रहे हैं। दे आर गेटिंग लॉट ऑफ पैकेजेस, बड़ा बड़ा पैकेज आ रहा है, और तुम खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे और सच में तुमको इंटेलिजेंस है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन डेफिनेटली अर्न इन क्रोर्स। ओके, सो कंप्यूटर इंजीनियर बनने से पहले ये तुमको पता होना चाहिए कि तुमको काम क्या करना है। अभी अगला हम देखते हैं कि फ्यूचर स्कोप क्या है। ये अभी आजकल के बच्चों को ये इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाता हूं तो मुझे कितना पैकेज मिलेगा। तो यहाँ पे तुमको जो पैकेज मिलने वाला है वो है 4 to 12 lakhs पर एनम। अभी 4 to 12 lakhs पर एनम अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब नहीं कि तुमको डायरेक्टली 12 लाख मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन यूर कॉलेज। कॉलेज प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे 11th 12th स्टैंडर्ड में तुम क्या करते हो, कोई भी एक कॉलेज लेते हो जो तुम्हारे क्लास में टाइप के साथ होता है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं होता चाहे वो कॉलेज लोगों को पता हो या लोगों को पता नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तुमको अगर अच्छे मार्क्स है तो तुमको कॉलेज वो चूज करना है जिसका प्लेसमेंट अच्छा होता है। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज का लेवल किस तरह से तुम आंक सकते हो कि जिसका पैकेज अच्छा मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेज कितना है। अगर वहां पे कैंपस इंटरव्यू होते हैं अच्छे से, उसमें कैंपस इंटरव्यू होने के बाद अगर अच्छा पैकेज मिलता है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड कॉलेज, इंस्पाइट दैट कॉलेज इज हैविंग ए ग्रेड और ए प्लस या ए प्लस प्लस। ग्रेड कौन सा भी होने दो, पैकेज होना चाहिए, यानी तुमको वो सर्च करना पड़ेगा कि मुझे XYZ कॉलेज में जाना है तो वो कॉलेज का पैकेज क्या है। तो एक जनरल, एक यहाँ पे मैंने रेंज दिया है, जो फ्रेशर होते हैं उनको 4 से 12 लाख। जैसे
फॉर एग्जाम्पल कुछ मुंबई के कॉलेज है या पुणे के कॉलेज है, उसमें 10-10, 11-11, 12 लाख का पैकेज स्टार्ट में भी मिल सकता है। जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तुमको मिल जाता है, तो एक्सपीरियंस मिलने के बाद तुम्हारा रेंज जो पैकेज का होता है वो 12 से 30 लाख तक जाता है। और जब तुम सीनियर बन जाओगे, यानी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एज अराउंड 40, 45, 50 हो जाएगा, देखो तुमको कितना पेमेंट मिल सकता है। अभी वो 40 to 80 लाख से, अभी 40 to 80 लाख से, अभी तुम्हारा एज देखो कितना है, यानी अभी और 25 साल के बाद ये डेफिनेटली जो इनकम होगा वो लैक्स में नहीं रहेगा, वो सीआर में जाएगा, करोड़ में जाएगा। ओके। लेकिन ये सब तुमको अचीव करने के लिए सबसे पहले अच्छा कॉलेज तुमको मिलना जरूरी है। और बाद में ये पैकेज के बाद तुम देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज। ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बी करके या बीटेक करके सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जितना तुम ज्यादा सीखोगे उतना तुम्हारे लिए, तुम्हारे फर्दर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले एमटेक है। एमटेक आईआईटीज और एनआईटीज में, एमटेक के अलावा वहां एमई भी है, जो अपने लोकल कॉलेजेस है नासिक के या पुणे के, वहां पे एमई होता है, मास्टर इन इंजीनियरिंग, वहां पे भी जा सकते हो। लेकिन एमई में जाने के बाद तुमको मेनली जॉब मिलता है एज अ प्रोफेसर, इसलिए उसमें मैंने डिटेल में यहां नहीं लिखा है। एमटेक, एमटेक कहाँ करना है? एक तो आईआईटीज में करो, एनआईटीज में करो। अगर एनआईटी और आईआईटी में एमटेक करते हो तो तुम्हारा स्कोप टोटली टोटली अनलिमिटेड हो जाता है। ओके। जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या आईटी है, वो ज्यादा प्रिफर करते हैं अब्रॉड जाने के लिए। सो एमएस कर सकते हो तुम अब्रॉड जाके, यूएसए में पर्टिकुलरली। आजकल काफी सारे लोग कनाडा और जर्मनी में भी जा रहे हैं एमएस करने के लिए, और उसके लिए तुमको कुछ एग्जाम देनी पड़ती है। वो अभी सोचने की जरूरत नहीं कौन सी एग्जाम देनी है, दैट वी हैव टू सी इन थर्ड ईयर। जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तब देखेंगे कि वहां पे कौन सी एग्जाम लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में आया हूं, लेकिन अभी मुझे ये टेक्निकल में ना कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं, अभी छोड़ भी नहीं सकता इंजीनियरिंग बीच में, तो मुझे, मेरे लिए क्या ऑप्शन है? तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एमबीए करना। बीई एमबीए या बीटेक एमबीए, इसका जो स्कोप है ना वो भी बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं मेरे, जिनको एमबीए करने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट 40 लाख का मिला है, डायरेक्टली आईआईएम से पास होने के बाद पर्टिकुलरली, या आईआईएम के अलावा और भी ऐसे कॉलेजेस हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती पड़ती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, वो भी अभी का बात नहीं है, दैट वी हैव टू सी लेटर। लेकिन जब हम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले पहले ईयर, तो तुमको यह पता होना चाहिए कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मुझे कुछ रिसर्च करना है, उनके लिए है पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे ज्यादा करना नहीं है, एक 6 महीने में मुझे कुछ तो भी एक अच्छा, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए, सो दैट आई कैन गेट अ जॉब इन अ पर्टिकुलर कंपनी। तो उनके लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है। अभी जो सर्टिफिकेशन का नाम में लिखा है, हो सकता है 4 साल के बाद जब तुम बी हो जाओगे तो वो सर्टिफिकेशन के नाम भी चेंज हुए होंगे और कुछ एडवांस आएंगे, तो उसके भी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने डिटेल में बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे, मैंने ऐसा क्यों लिखा है इधर डिटेल में, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर हमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है। क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों लेना है, तो बोलते नहीं हमको कंप्यूटर गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है इसलिए कंप्यूटर लेना है। ये कोई जवाब नहीं है। ऐसे जो जवाब देते हैं ना, वो कोई भी अच्छा करियर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाके करने क्या वाले हैं। इसलिए डिटेल में पूरा ये दिया हुआ है। लेट अस सी फर्दर नाउ। उसके आगे देखते हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आईटी कंपेरेटिवली नई ब्रांच है, एक 15 साल 16 साल हुए होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे जिसका टैगलाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको पूरा इंडिकेट करता है, वेयर डेटा मीट्स डिसीजन, यानी पूरा डेटा के ऊपर वो काम करता है। ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग? इट टोटली फोकसेस ऑन द डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो, या फिर नेटवर्क्स हो, या फिर डेटाबेसेस हो। ओके। तो ये जो है उसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना, ये आईटी इंजीनियर का जॉब है। ओके। सो ये आईटी इंजीनियरिंग का एक मतलब शॉर्ट में मैंने तुमको यहाँ पे बताया है। फिर से अभी देखते हैं आगे कि आगे आईटी इंजीनियरिंग में सीखना क्या है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए, दैट इज प्रोग्रामिंग। कौन से प्रोग्रामिंग है? ये तो सब तुमको पता है, तुम में से बहुत सारे लोगों ने ये सीखा भी होगा। C++, फिर बाद में जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारे एडवांस लैंग्वेज अभी आएंगे, 4 साल में और ज्यादा आएंगे। जब कंप्यूटर में जो बात की थी वही इधर भी है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये कंप्यूटर और आईटी में बहुत सारी चीजें कॉमन है, लेकिन उसमें क्या फर्क है कंप्यूटर आईटी में, ये किसी को नहीं पता होता। ये मैं तुमको थोड़ी देर के बाद, यानी 5-7 मिनट के बाद वो भी बताऊंगा क्या फर्क है कंप्यूटर इंजीनियर और आईटी के इसमें। ओके। फिर और स्टडी क्या करना है, आईटी में साइबर सिक्योरिटी नाम का भी सब्जेक्ट है, वेब टेक्नोलॉजीज भी है, कंप्यूटर नेटवर्क तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी देखा था हमने। और यहाँ तुमको AI ML भी सीखना है आईटी में, शॉर्ट में ही सीखना है, क्योंकि अभी AI ML अलग से ब्रांच तैयार हुई है। कहाँ जॉब मिल सकता है, क्या स्कोप है तुम्हारा? तो यू कैन वर्क एज अ सिस्टम एनालिस्ट, यू कैन वर्क एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फिर डेटाबेस एडमिन, क्लाउड इंजीनियर, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी जॉब है। फिर ईआरपी स्पेशलिस्ट, ईआरपी स्पेशलिस्ट आजकल बहुत सारे कंपनी में लगते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। और जैसे मैंने तुमको बताया कि यू कैन स्टार्ट योर ओन फर्म, आईटी कंसल्टेंट। आईटी कंसल्टेंट अगेन, इसमें जो पैसे मिलेंगे, इसमें जो करियर बनेगा वो टोटली अनलिमिटेड है। तुम स्काई विल बी द लिमिट, तुम जितना कर सकते हो उतना इसमें तुम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, डिपेंडिंग अपॉन योर सिंसियरिटी। ओके, तो ये सब स्कोप आईटी इंजीनियर के लिए तुमको यहां मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्टडी होने के बाद आगे क्या क्या पैकेजेस है और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसमें क्या है। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है जो कंप्यूटर का है। एमसीए भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंजीनियर होने के बाद एमसीए में जाए, दैट इज मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्योंकि एमसीए बाकी ब्रांचेस के जो लोग होते हैं, जो बीसीएस करके आते हैं या फिर इवन बीकॉम करके आते हैं, सॉरी बीसीए करके आते हैं, वो भी एमसीए हो सकते हैं। बेटर ऑप्शन उसके लिए है एमटेक इन आईटी कंप्यूटर साइंस। फिर एमई भी वहां होगा जो यहां लिखा नहीं है। एमएस अब्रॉड एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले देखा था। ओके, और पैकेजेस, पैकेजेस में थोड़ा सा फर्क आएगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बीच में। फ्रेशर्स के लिए हमने कंप्यूटर में देखा था 4 से 12 लाख, और यहां पे हमने लिखा है अभी 4 से 10 लाख, मामूली डिफरेंस है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन यूर कैपेबिलिटी, ये सैलरी थोड़ा सा चेंज होती है, जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे तुम सीनियर लेवल पे जाओगे, टॉप लेवल पे जाओगे, फिर से वही होगा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हमने देखा है। तो ये सबसे ज्यादा ब्रांच, ऐसे ब्रांचेस है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैकेज मिलता है। आजकल जो उठता है वो इसमें जाता है, और इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिमांड में आए हुए ब्रांच है। अगर किसी को मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ये 2 ब्रांच के लिए। ओके, अभी हम देखते हैं अगला ब्रांच जो आजकल नए सिरे से आया है। लेकिन वो अगला ब्रांच देखने से पहले लेट अस गो फॉर दिस डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड आईटी। क्या फर्क है देखो, कंप्यूटर इंजीनियर अगर है तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों चीजें सीखते हैं। आई होप दैट एवरीवन इज अवेयर बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और आईटी में प्योरली सॉफ्टवेयर में ज्यादा है, और इसके अलावा सर्विसेज रिलेटेड टू कंप्यूटर एज वेल एज नेटवर्क्स, ये दोनों में मेन फर्क है। डेप्थ की बात करेंगे तो क्या डेप्थ की बात करेंगे, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डीपर टेक्निकल डेप्थ है, जिसमें तुमको कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल्स एज वेल एज कंपाइलर्स। और अगर आईटी की बात करेंगे तो आईटी में मोर एप्लीकेशन लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है और नेटवर्किंग में है, और इसमें आईटी मैनेजमेंट डेटाबेस भी है। ओके, बाकी ये मेन अभी अभी के लिए तुम ये सिर्फ देख लोगे तो ये सफिशिएंट है समझने के लिए कि क्या डिफरेंस है कंप्यूटर और आईटी में। सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हम देखे तो उसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाता। ओके, और जो लोग अभी कंप्यूटर जिनको लेना है उनको अभी C++ आना चाहिए बेसिक, चाहे वो कंप्यूटर ले लो चाहे वो आईटी ले लो। कितने ग्रेजुएट्स होते, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिर का डेटा जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में हर साल 3.5 से 4 लाख कंप्यूटर इंजीनियर हमारे यहाँ आते,
और आईटी में उसका अप्रोक्सीमेटली हाफ, 1.5 से 2 लाख। क्या इन लोगों को जॉब मिलता है क्या? तो जॉब किनको मिलता है? इतने सारे इंजीनियर होने के बावजूद, वो मैं आगे तुमको बताऊंगा कि जॉब किन किन लोगों को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको 4 लाख में से सुपीरियर बनना है, या हमको 2 लाख में सुपीरियर बनना है। तो कैसे बनेंगे? लेट अस सी दैट। आगे देखते। अगला जो ब्रांच हम देखेंगे, जो आजकल फिर से नया ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले 2-3 साल में, ऑलमोस्ट अभी सब कॉलेजेस में आया गया है, एआईडीएस, दैट इज टीचिंग मशीन्स टू थिंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इसमें डेटा साइंस ये भी लिया है। सो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों मिलके अपने को सीखना है। ओके, लेट अस सी फर्दर कि आगे अपने को क्या है उसमें स्टडी। इसमें मेनली स्टडी तुमको करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का। फिर मशीन लर्निंग का भी कुछ पार्ट है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स एंड एनएलपी। एनएलपी इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हियर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, ये नाम तुमने सुना है, 11th-12th में था तुमको। और साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिखाया जाता है। स्कोप, क्या स्कोप होगा? यू कैन वर्क एज एआई इंजीनियर, यू कैन ऑल्सो वर्क एज डेटा साइंस। देखो, ये जो यहाँ पे स्कोप दिखा दे रहा है, वो वही स्कोप है ऑलमोस्ट जो मैंने पहले भी दिखाया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। यानी इन शॉर्ट, हम इतना शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एआईडीएस या एआईएमएल या आईटी, ये कंप्यूटर के थोड़े से स्पेशलाइज ब्रांच थे। मेन ब्रांच उसका या मदर ब्रांच हम बोलेंगे वो कंप्यूटर है। यानी सबसे बेस्ट होगा कि अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनता हूं तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर स्पेशलाइजेशन डायरेक्टली फॉर ग्रेजुएशन लेवल। अगर कोई भी स्पेशलाइजेशन करना है तो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त उसको डेफिनेटली कर सकते हो। स्कोप देख सकते हो, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई रिसर्च इंजीनियर। फिर से रिसर्च में वही लोग जा सकते हैं जो पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं और पढ़ाई बहुत ज्यादा करना जानते हैं। फिर एनएलपी इंजीनियर, एज आई टोल्ड यू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इसको बहुत ज्यादा स्कोप अभी भी तुमको दिखाई देगा। ओके, ना उसका पैकेज देखिए आगे जाके कि कितना पैकेज है। लगभग कंप्यूटर आईटी जैसा ही है, बहुत ज्यादा फर्क है ही नहीं। सीनियर टॉप लेवल का पैकेज थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नई ब्रांच है, शायद सीनियर टॉप लेवल तक उतने लोग अभी पहुंचे नहीं है। सो आफ्टर एक 8 to 10 years उसका लेवल लगभग कंप्यूटर जैसा ही होगा। ओके, फिर पीजी अपॉर्चुनिटीज, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जैक्टली वही है जो मैंने तुमको पहले भी वहां बोला है। उसके अलावा यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू, ये सेकंड लास्ट पॉइंट देखो, पीजी डिप्लोमा इन एआई एंड डेटा साइंस। ये अगर तुमने एआईडीएस किया हुआ है और तुमको और ज्यादा डिटेल में जाना है तो यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एआईडीएस। इवन अगर हम कंप्यूटर इंजीनियर बने और अभी मुझे समझो एआई में काम करना है, इवन दो आई कैन गो फॉर दिस पीजी डिप्लोमा इन एआई एंड डीएस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्कोप तुमको यहां दिखाई देंगे। तो इसके बाद अगली ब्रांच हम लेते और वो है एआईएमएल, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अभी ये जो एआईएमएल ब्रांच है वो सब कॉलेजेस में अभी नहीं है, कुछ स्पेशल कॉलेजेस में वो तुमको दिखाई देगी। इसका स्कोप भी कंपैरेटिवली एआईडी का थोड़ा सा नीचे लेवल का है, और ये अभी ग्रोइंग स्टेज में है। इसको और 1-2 साल लगेंगे ग्रोइंग होने के लिए। तो एआईएमएल इंजीनियर बनना है तो टोटली ये तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट के ऊपर डिसीजन होगा। इसलिए वहां लिखा है देखो, इट इज रैपिडली ग्रोइंग ब्रांच एंड दैट फोकसेस mainly on developing intelligent system capable of learning, analyzing data and making decisions. Okay, तो ये है उसका टैगलाइन देखो, ट्रेन मॉडल्स ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ओके, यानी मशीन को अपने को इस तरह से ट्रेन करना है कि मशीन पूरा आदमी का काम करे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसमें अभी सब्जेक्ट कौन से, क्या क्या सीखना है, वो अभी हम अगले इसमें देखेंगे। फिर से देखो, तुम कौन से भी इंजीनियर हो, तुमको जावा
C++ और पाइथन ये आने ही चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, आईटी हो, एआईडीएस हो या एआईएमएल हो। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ये चारों ब्रांच को है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ सीखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के बाद यहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स है जो तुम बाद में देख सकते हो। स्कोप देखो, देखते हो उसका कि उसका स्कोप क्या है। यू कैन वर्क एज एमआई इंजीनियर, ओके, देन डेटा साइंटिस्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब तुम उसमें काम कर सकते हो। फिर से बताऊंगा, ये ब्रांच अभी भी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर है, ये टोटली डेवलप अभी तक हुई नहीं है। लिमिटेड स्कोप अभी हम देखेंगे इसका। जैसे हम आगे जाएंगे, तुम 4 साल में जब तक इंजीनियर बनोगे तब तक इसका स्कोप शायद काफी अच्छा आया होगा। उसका पैकेजेस देख लेते हैं कि पैकेजेस उसमें क्या है। इसका पैकेजेस 6 लाख से लेकर 15 लाख तक जा सकता है। फिर से बताऊंगा, जो लोग देर से ज्वाइन हुए उनके लिए, कि जब हम हायर रेंज देखते, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कॉलेजेस, ओके। मिनिमम टू मैक्सिमम जो हमने रेंज लिया है, तो उसमें जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट हो, उसमें इधर उधर थोड़ा हो सकता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी मैं तुमको आगे बताऊंगा। कुछ कॉलेजेस के स्टार्टिंग सैलरीज काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए वो तुमको रेंज का जो हायर लेवल है वो बड़ा दिखता है। एंड एज वी गो फर्दर, जैसे तुम सीनियर बनोगे या फिर मिड लेवल बनोगे, बहुत ज्यादा स्कोप तुम्हारा उसमें दिखाई देगा। पैकेजेस करीबन 1 करोड़ के आसपास भी जा सकते हैं, ओके। और बाद में एज पर एज पीजी अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न, अगेन सेम, दैट इज एमटेक इन एमआई और एमएल, दोनों में से एक या दोनों। आईआईटीज में ये सब कुछ है। फिर बाद में यू कैन डू एमएस इन कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन एज एआई सब्जेक्ट। फिर से वही है, जिन लोगों को ज्यादा स्टडी करने का भी इंटरेस्ट है वो लोग कर सकते हैं पीएचडी इन मशीन लर्निंग एंड एआई, ओके। और फिर बाद में सर्टिफिकेशन भी वहां पे है, और सर्टिफिकेशन डीप लर्निंग, एआई और गूगल में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज है दैट यू कैन गो फॉर। एमबीए के लिए वापस बोलूंगा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कुछ दिनों के बाद नहीं नहीं ये टेक्निकल फील्ड मेरे को नहीं चाहिए, मुझे कुछ डाइवर्सिफाई करना है, तो एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन। बी एमबीए, बीटेक एमडीए, बहुत ज्यादा स्कोप है, अच्छा सैलरी है, और टेक्निकल में काम करने की उसमें तुमको जरूरत नहीं पड़ती, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ये हमने बहुत अच्छी तरह से करके लिया। आगे जाके कट ऑफ्स भी हर कॉलेज के मैंने दिखाए, वो सब अच्छी तरह से देखो। फिर से बताऊंगा, ये तुम पॉज करके देख सकते हो जब हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ओके। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, इसकी मैं बोलता हूं पढ़ाई करो, क्योंकि अच्छा बेसिक नॉलेज लेने के बजाय कोई भी ब्रांच को चूज नहीं करना है। ये हमेशा यूट्यूब पे रहेगा, यू कैन चेक एनी एनी टाइम, ओके। फोकस देखो अभी, डेटा कलेक्शन एआईडीएस और एआईएमएल का। डेटा कलेक्शन है, प्रोसेसिंग है, एंड डिराइविंग इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स, ओके। और किसके लिए सूट होता है, इट सूट्स फॉर एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस रोल। और एआईएमएल में क्या करना है, तो इसमें बिल्डिंग इंटेलिजेंट मॉडल्स दैट लर्न एंड इंप्रूव फ्रॉम डेटा, यानी डेटा से अपने को ऐसे मशीन बनाने हैं जो खुद काम करेंगे। ये फर्क है एआईडीएस और एआईएमएल में, ओके। डेप्थ देखो उसकी, एआईडीएस में मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। और इसमें एल्गोरिदम्स एंड न्यूट्रल नेट्स, इसके बारे में तुम ज्यादा अभी डीप में जाओ मत, डेप्थ उसकी क्या है, क्योंकि अभी उसको तुमका नॉलेज नहीं है कि जिसमें तुम वो समझ सकते हो, ओके। तो ये मेनली डिफरेंस है दोनों के बीच में। बहुत सारे एक एडवांस ये भी दिखेंगे तुमको, प्रोग्रामिंग डेप्थ जो दिखाए, दैट इज पाइथन, एसक्यूएल, विजुअलाइजेशन लाइक दिस, ओके। उसके स्टडी तुम कर सकते हो बाद में। एक बेसिक डिफरेंस मैंने पहले कंप्यूटर और आईटी का भी बताया, और अभी ये एआईडीएस और एआईएमएल के बारे में तुम देख सकते हो। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट ब्रांच। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने ये सेमिनार स्टार्ट किया उस वक्त ये बताया था, 3 सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। बेसिक ब्रांच है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। ज्यादा करके लोग आजकल कंप्यूटर आईटी इसमें जाते हैं, इसलिए इसका मेरिट थोड़ा कम होता है। तुमको बताता हूं मैं, मेरे काफी इंडस्ट्री में पहचान है,
उन लोगों का कहना यह है कि दे डोंट गेट गुड मैकेनिकल और गुड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स राइट नाउ, क्योंकि अच्छे लोग जो है वो मैकेनिकल में जा ही नहीं रहे। अगर तुमको अच्छा इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट आदमी बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये जो कोर ब्रांचेस है वो तुमको डेफिनेटली लेना चाहिए। यानी मार्केट हाइप से अगेंस्ट जाके, मार्केट हाइप अलग है और तुमको सच में कुछ सीखना है, कुछ अच्छी तरह से तुमको एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो ये तीन ब्रांचेस के बारे में डेफिनेटली सोचो। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा डिसीजन है किस तरह से वो चूज करना है। ओके। और उसका टैगलाइन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, द ब्रांच दैट रन्स द वर्ल्ड। अगर कल मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनेंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो वर्ल्ड है वो रुक सा जाएगा। ओके। क्योंकि जो डेली हमारा काम है, चाहे वो ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी लेकर ये सब कोर ब्रांचेस ही चलाते। जिस सड़क के ऊपर हम घूमते वो सिविल इंजीनियर बनाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन ब्रांचेस है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। लेट अस सी कि उसमें तुमको क्या स्टडी करना है और क्या आना चाहिए। स्टडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अभी मैकेनिक्स ये वर्ड तुमने सीखा है क्या? तुम्हें तुमको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन तुमने सीखा है। जो तुम्हारे फिजिक्स के पहले चार पांच पांच छह जो चैप्टर है, जैसे रोटेशनल मोशन है, इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन है, दैट ऑल ग्रेविटेशन है, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी पूरा हीट सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी मैकेनिक्स का एक एडवांस पार्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। ओके, ये सब तुमको स्टडी करना है। और इसमें जिनको ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट है वो लोग भी इसमें जा सकते हैं। और जिनको कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट है और मैकेनिकल में भी इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा पार्ट है वो कैड कैम। तुमने उसके काफी सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, फॉर एग्जाम्पल एनएक्स कैड या फिर कटिया या फिर ऑटो कैड। ये उसके लिए काफी अच्छा है। डिजाइनिंग में अगर तुमको काम करना है तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होने के बाद डिजाइन में काम करो, उसके लिए तुमको ये सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। स्कोप, सबसे बड़ा स्कोप है, सब इंडस्ट्री में लगता है। अभी छोटी से छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं पे भी जाओ जहां प्रोडक्शन होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बिना वहां कुछ नहीं होता। डिजाइनिंग इंजीनियर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा कंट्री का फाइनेंस को रूल करता है, ये तुमको पता है। अगर जितनी गाड़ियां बेची जाती है उतना अपना जीडीपी बढ़ता है। ये सब तुमको टर्म शायद नए नए लगेंगे, लेकिन इसमें तुमको सीखना चाहिए आगे जाके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, कंट्री के लिए जीडीपी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब ऑटोमोबाइल सेक्टर एक सबसे बड़ा सेक्टर है। ये एक नासिक की बात करेंगे तो नासिक में तुमको पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे बड़ा है महिंद्रा। पुणे की बात करेंगे तो पुणे में तो न जाने बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है। पूरा पुणे का ग्रोथ जो हुआ है वो बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर से हुआ है पहले। अभी वो आईटी हब बनाए, लेकिन पहले बेसिकली पुणे इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल सेक्टर, क्योंकि उसमें मेनली टाटा मोटर्स थी। बाद में बहुत सारे कंपनीज वहां आए हैं। अभी पुणे की बात करेंगे तो एरोस्पेस इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर। रोबोटिक्स देखो मैकेनिकल का एक थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। फिर एचवीएसी इंजीनियर, एचवीएसी इंजीनियर यानी ये टोटली एयर कंडीशन की तरफ जाता है। और पावर प्लांट्स, कोई भी पावर प्लांट्स ले लो, फिर से इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर की तुमको वहां जरूरत होगी। मैं ये सेमिनार लेते समय सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कौन से कॉलेज के कितने कट ऑफ है। ये सब मैकेनिकली तुमको तो गूगल सर्च करने के बाद भी मिल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमको ब्रांच कौन सी चूज करनी है। अगर मुझे इंटरेस्ट एक XYZ ब्रांच में है और मैंने गलत ब्रांच लिया तो हम जिंदगी भर उसको पछताएंगे, क्योंकि हमारा करियर थोड़ी 4 साल का है, वो तो अगले 40-50 साल तक अपने को काम करना है। तो अच्छा ब्रांच लेना, परफेक्ट ब्रांच लेना, ये तुम्हारा सबसे पहला काम है। ओके। और एक बात बताऊंगा, ब्रांच सिलेक्ट कर, अभी मेरे को याद है इसलिए बता रहा हूं। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे कि तुमको मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों लेना है, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। ये बात गलत है इस तरह से सोचना। फिर एक कोई तो भी ऐसी एक अनकॉमन ब्रांच के नाम बताते हैं कि हमको ये अनकॉमन ब्रांच लेना है XYZ। क्यों लेना है? क्योंकि हमारा कोई कजिन है उसको 50 लाख का पैकेज मिला इसलिए मुझे लेना है। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में
परफॉर्म नहीं कर सकते जो दूसरों को तरफ देख के या दूसरों का पैकेज देख के ब्रांच सिलेक्ट करते। तुमको प्रॉपरली खुद का पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना लाइकिंग किसमें है ये इंपॉर्टेंट है, और हमारी काबिलियत कि मैं क्या कर सकता हूं, उसके हिसाब से ब्रांच ले लो। कभी भी फेल्योर नहीं होगी जिंदगी में, कभी भी। ओके, इसका पैकेजेस देखो, अभी इसका पैकेजेस तुम देखोगे तो डेफिनेटली कम है कंपेयर टू कंप्यूटर। ओके, क्यों कम है? क्योंकि कंप्यूटर का हाइप बहुत ज्यादा है, उतना इधर है ही नहीं। फ्रेशर को 3 to 6 लाख मिलते हैं आजकल, मिड लेवल जाओगे तो 16 to 18 लाख हो जाता है, और टॉप लेवल का 40 लाख के आसपास हम जाते हैं। इसमें भी तुमको दिखाई देगा कि इसमें भी काफी अच्छे पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज है। यू कैन डू एमटेक इन मैकेनिकल इन आईआईटीज और एनआईटीज। फिर यहाँ पे भी तुम एमएस जाके, अब्रॉड जाके एमएस कर सकते हो। तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करो या एरोस्पेस में करो, या और कुछ स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीट हीट एक्सचेंज में कर सकते हैं, या फिर एयर कंडीशनिंग में कर सकते हैं, या ऑटोमोबाइल में कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। एमबीए के लिए वही जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, वापस मैं तुमको वहां पे नहीं दे बोलूंगा। और सर्टिफिकेशन कोर्स, जैसे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था, लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेस आर अवेलेबल, यू मस्ट डू दैट। जिनको मैकेनिकल लेना है उनको सबको ये जरूरी है, दैट इज कटिया एज वेल एज एनसिस एज वेल एज ऑटोकैड। अभी हम और एक ब्रांच की तरफ जाएंगे, और वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट इज सिग्नल्स सर्किट्स एंड स्मार्ट सिस्टम। ये उसका टैगलाइन है। ओके, ये कोर ब्रांच है। ऐसे समझो अभी कि अगर लाइट ही नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। अगर लाइट ही नहीं आएंगे तो ना मैकेनिकल इंजीनियर कर सकता है, और ना ही कंप्यूटर इंजीनियर कुछ कर सकता है। तो ये सबसे कोर ब्रांच में से एक है, अपार्ट फ्रॉम सिविल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि तुमको ये पता होगा कि एवरी कंट्री रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल पावर, और जो कुछ भी कंट्री की ग्रोथ होती है उसमें पावर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। क्या स्टडी करना है तुमको, इसके लिए तुमको लाइकिंग चाहिए। इलेक्ट्रिकल सर्किट से, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से, इलेक्ट्रिकल मशीन लाइक ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिकल मोटर एक्सेट्रा। कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि अभी बहुत सारे चीजें ऑटोमेटिक हुई है, तो कंट्रोल सिस्टम इतना है इसमें आता है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है, बट दैट वी हैव टू स्टडी इन इलेक्ट्रिकल। पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये कुछ नए सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें जो तुमको अभी पता नहीं है, दैट इज हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। दैट इज यू कैन वर्क एज अ पावर सिस्टम इंजीनियर। इसमें तुमको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, जैसे आपने महावितरण कंपनी है, या काफी पीयूसीज है, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी सेमी गवर्नमेंट यूनिट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू नो दैट भेल भेल नाम की कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इतना स्कोप है उसमें एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो नो वन कैन इमेजिन कि उसना कितना स्कोप इसमें पर्टिकुलर इस ब्रांच में है। ओके, यू कैन ऑल्सो वर्क एज इलेक्ट्रिकल डिजाइन कंसल्टेंट। ये इलेक्ट्रिकल डिजाइन कंसल्टेंट मीन्स यू कैन स्टार्ट यूर ओन कंसल्टेंसी फर्म, यानी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मैकेनिकल करो या इलेक्ट्रिकल करो खुद का बिजनेस नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर हैविंग डीप नॉलेज, यू कैन रियली अर्न इन क्रोर्स। ओके, स्मार्ट ग्रिड डेवलपर, फिर बाद में पीएसयू जो मैंने पहले अभी थोड़ी सारी बात कही, बेल इज देयर, एनटीपीसी इज देयर, पीजीसीआई आयल देयर, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, और ऑटोमोबाइल और कंट्रोल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल तो हमेशा लगता ही है। ओके, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पैकेजेस देख लेते हैं अभी कितना है। उसके जो पैकेजेस है वो मैकेनिकल से स्लाइटली ज्यादा है, दैट इज 3.5 to 7 lakhs। और एक बात बताता हूं, कुछ ब्रांचेस ऐसे जिसमें अपने को बहुत सारे पैकेजेस नजर आते हैं पहले, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कभी कभी जब रिसेशन आता है, हम काफी बार न्यूज देखते हैं कि XYZ कंपनी में 700 इंजीनियर निकाल दिए, XYZ कंपनी में 1200 इंजीनियर निकाल दिए, लेकिन ये तुमको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के लिए कभी दिखाई नहीं देगा कि तुमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को निकाल दिया है या मैकेनिकल इंजीनियर को निकाल दिया है। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगी। जिनको स्टडी ग्रोथ में इंटरेस्ट है वो ये ब्रांच लेना चाहिए। ग्रोथ होगी, स्टडी होगी, लेकिन वो परमानेंट ग्रोथ होगी।
ओके, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। इसमें 3 ब्रांचेस ऐसे हैं जो तुमको कंसिस्टेंट ग्रोथ तुमको दिखाई देंगे। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तुम एमटेक कर सकते हो, इसमें भी पावर सिस्टम में कर सकते हो। एमएस तो हर जगह है, कोई भी ब्रांच ले लो। और एमबीए तो बाकी तो है ही एमबीए, लेकिन इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट इंजीनियर एमबीए ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग करते। पीएचडी इज ऑल्सो देयर। और बाद में कुछ सर्टिफिकेशन है जो बड़े बड़े कंपनियां देती है, फॉर एग्जांपल सीमेंस या एबीबी। ये दोनों कंपनी अपने नासिक में भी यहाँ पे है। ओके, लेट अस सी नाउ नेक्स्ट वन, ईएनटीसी इंजीनियरिंग। ये भी एक काफी अच्छी ब्रांच है, डिटेल में उसका स्टडी है। काफी डिफिकल्ट ब्रांच है ये, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ स्टडी इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। जैसे एकदम सिंपल बात बताता हूं, इमेजिनेशन कैसा, यू नो वेरी वेल, तुमने 11 12 में सीखा है कि फ्लो ऑफ द करंट इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है। हमको दिखता नहीं है वो, यानी हमको वो इमेजिन करना है। उसी तरह से ये ब्रांच है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे होता है, जो कुछ भी वहां ऑपरेशंस होते हम वहां पे ऑब्जर्व कर सकते, समझने के लिए ज्यादा आसान जाता है। तो ईएनटीसी वो लोगों ने करना चाहिए जिसमें तुमको रियली इंटरेस्ट है। और आगे जाके अगर तुमको ईएनटीसी करने के बाद कुछ कंप्यूटर में भी काम करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। ओके, और ऐसा भी मैंने देखा है, काफी सारे स्टूडेंट्स ईएनटीसी इंजीनियरिंग करने के बाद, यानी मान लो तुम लोगों को इतना परसेंटेज नहीं है, तुमको कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, ईएनटीसी करो। ईएनटीसी का मेरिट कंपेरेटिवली कम है कंपेयर टू कंप्यूटर। और उसके बाद यू कैन गो फॉर एनी सर्टिफिकेशन कोर्स जिस कंप्यूटर का है। सो यू कैन वर्क एज अ कंप्यूटर इंजीनियर आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ईएनटीसी इंजीनियरिंग। ओके, लेट अस सी उसमें तुमको क्या स्टडी करना है। तो उसमें तुमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है मेन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका नाम ही है। ईएनटीसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो नेचुरली कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें होगा। सबसे डिफिकल्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें, वो है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तुमने कंप्यूटर में भी देखा होगा, माइक्रो कंट्रोलर्स आर देयर। और आजकल में वीएलएसआई और एम्बेडेड सिस्टम, ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग वाले दो एरियाज हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस वीएलएसआई एज वेल एज एम्बेडेड सिस्टम। जो छोटे से छोटे डिवाइस बनते, तुमको पता है कि छोटे 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 डिवाइस बनते हैं उसमें बहुत सारे सर्किट इंटीग्रेट किए थे, उसमें ये वीएलएसआई जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज की दुनिया में वीएलएसआई डिजाइन को बहुत स्कोप है। ओके, बाद में आईओटी मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिग्नल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो देयर। स्कोप देखो, अदर बेसो में बात कर रहा था, वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर अगर तुम्हारा स्पेशलाइजेशन, ये बहुत बार क्या होता है जब लास्ट ईयर में हम जाते, ये हमारा इलेक्टिव होता है, यानी कुछ कॉलेज में ये सब्जेक्ट हम ले सकते कुछ कॉलेज में नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्टिव, यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड होता है। अगर हम वीएलएसआई लिखते तो वीएलएसआई डिजाइनिंग इंजीनियर बहुत स्कोप है। एम्बेडेड सिस्टम अगेन इट्स अ वेरी बिग स्कोप राइट नाउ। फिर डेफिनेट अलग अलग वहां पे और स्कोप है, जैसे आरएफ इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, आईओटी इंजीनियर, फिर हार्डवेयर डिजाइन और एरोस्पेस एंड डिफेंस। इसके लिए गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो उसमें तुमको ये ब्रांच का काम में आता है, पर्टिकुलरली एरोस्पेस और डिफेंस में। अभी आगे जाके देखो, आगे तुम देखोगे तो पैकेजेस, इसका पैकेजेस लगभग वही है जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का था, 3.5 to 8। मिड लेवल में जाओगे तो 8 to 20 लैक्स और सीनियर लेवल में 25 to 50 लैक्स। पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में अभी मैं डिसाइड ये नहीं करूंगा। एम्बेडेड सिस्टम और वीएलएसआई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कुछ भी है लगभग वही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रांच, डेफिनेटली यू कैन थिंक, लेकिन तभी सोचो अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट है तो। आगे का देखते हैं, आगे की ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। एवरी रोड, ब्रिज एंड बिल्डिंग स्टार्ट्स हियर। जब मैं बचपन में था, स्कूल में था, तब लोग बोलते थे कि मैं इंजीनियरिंग में हूं। लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूं। इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर, ऐसा हम समझ के लेते थे। ओके,
जैसे जैसे दिन गए अलग अलग ब्रांचेस आई, और फिर सिविल इंजीनियरिंग ये थोड़ा पीछे गया है। लेकिन फिर से वही बात करूंगा जो थोड़ी देर पहले मैंने की थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री का जितना बड़ा होता है उतना हमारे कंट्री का ग्रोथ ज्यादा होता है, जीडीपी बढ़ता है। और इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर ब्रांच है। और आज की दुनिया में इसको बहुत स्कोप आने वाला है विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत कम सिविल इंजीनियर बाहर आए हैं। ओके, तो अगर तुमको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो ये बहुत बड़ा है। और अगर तुम्हारा घर में कुछ बैकग्राउंड है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की या आर्किटेक्चर की, तो इसके जैसा दूसरा बेस्ट ब्रांच कोई भी नहीं है। ओके, अभी इसमें क्या सीखना है, तो इसमें क्या क्या सीखना है वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सर्वेइंग है, जियो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, फिर जियो टेक्निकल, फिर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो देयर, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो देयर। यानी सब इन शॉर्ट जो कंस्ट्रक्शन में काम में आते वही सब है। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका तुम जॉब के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि तुमको प्लानिंग इंजीनियर, अर्बन प्लानर जो दिख रहा है उधर स्कोप में, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट प्लानिंग और मैनेजमेंट अच्छा है तो यू कैन बी अ वेरी गुड अर्बन प्लानर, जो गवर्नमेंट जॉब है और काफी अच्छा मिलते हैं। और एक इसमें तुमको दिखाई देगा कि साइट इंजीनियर और गवर्नमेंट पीएसयू, पीएसयू बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीडब्ल्यू है, सीपीडब्ल्यू डी है, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो रोड बनते हैं, जो एक्सप्रेस वे बन रहे वो एनएचएआई के अंडर है। अगर वहां जॉब मिलता है तो उसका ग्रोथ कितना होगा ये मैं बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। अगर बड़ी सिटी में जाके काम करना है तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली दैट इज वेरी गुड फॉर यू। ओके, और खुद का बिजनेस करने के लिए ये ब्रांच भी काफी अच्छा है। उसका पैकेजेस देख लेते हैं। बहुत कम लोग इसमें जॉब में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिविल इंजीनियरिंग के बाद एक तो गवर्नमेंट सर्विस देखते हैं या फिर खुद के बिजनेस के बारे में देखते हैं। जॉब की अपॉर्चुनिटी इसमें इतनी ज्यादा है नहीं कंपेयर टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अदर क्रॉस ब्रांचेस। पोस्ट ग्रेजुएशन में लगभग वही है, तो उसके बारे में अभी वापस ये नहीं करूंगा। एम प्लान यानी मास्टर इन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ये अगर तुम करते हो तो उसके जैसा दूसरा अच्छा करियर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तुमको मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, सब लोगों को, कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब में बहुत इंटरेस्ट है और उसके लिए तुम गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एमपीएससी। अगर तुम्हारा ब्रांड सिविल इंजीनियरिंग है और तुम एमपीएससी के एग्जाम देते हो तो सिविल इंजीनियरिंग को जितना फायदा है उतना फायदा बाकी ब्रांचेस वालों को नहीं है। सो एमपीएससी इज अ वेरी गुड ऑप्शन दोज हु वांट टू गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अभी हम लास्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते एंड दैट इज रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। अभी तक ये ब्रांच इतना डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम सब काम ह्यूमन बींग ही करते, रोबोट अपने यहाँ इतने है नहीं। तो ये ब्रांच सिलेक्ट करना है तो उसका बहुत ज्यादा स्कोप आने के लिए यू हैव टू वेट फॉर सर्टन ईयर्स। क्या स्टडी करना है इसमें, तो वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या स्टडी करना है। इसमें रोबोटिक फंडामेंटल्स हैं, इसमें भी एआई लगता है, इसमें भी एम्बेडेड सिस्टम लगता है जो एएनटीसी में हमने देखा था। और इसके अलावा यू कैन गो फॉर, यू कैन स्टडी रोबोट प्रोग्रामिंग एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि तुमको पता है हाउ रोबो वर्क्स, सब ऑटोमेटिक होता है, तो ये सब ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी भी उसमें आती है। स्कोप क्या है उसमें, ये स्कोप है लेकिन वो लिमिटेड स्कोप है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिर एआई कंपनीज आर देयर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है स्कोप थोड़ा बहुत, और फिर हेल्थ केयर रोबोटिक्स। अभी तुमने ये बात काफी सुनी होगी, हेल्थ केयर रोबोटिक्स में, कि ऐसे एडवर्टाइज करते हुए देखे होंगे हॉस्पिटल के तुमने, कि रोबोटिक सर्जरी, ये हमने नासिक में भी मैंने काफी जगह ऐड देखी है कि नी रिप्लेसमेंट विथ रोबो, तो उसके लिए ये काम में आता है, ये इसका नॉलेज। तो इफ यू आर रोबोटिक इंजीनियर, हेल्थ केयर रोबोटिक्स में अभी अच्छा स्कोप अपने यहाँ डेवलप हुआ है। ओके, बाद में आगे जाके देखते हैं उसका पैकेजेस। फ्रेशर के लिए 4 से 8 लाख, मिड लेवल के लिए 6 to 12 लाख, और सीनियर के लिए 15 to 40 प्लस, 40+ जितना आता है वो। अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग हर लोगों के लिए सेम है। ओके, आगे जाते हैं।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट, मैंने यहाँ जितने भी सैलरी पैकेजेस दिखाए हैं वो सैलरी पैकेज एक इंडिकेटिव है, यानी ये जरूरी नहीं कि मिनिमम पैकेज अगर 4 लाख है तो 4 लाख ही मिलेगा। कुछ कंपनी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है? दैट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल, और सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड पॉइंट है वो तुमको यहां ध्यान में रखना है। सिर्फ हम बड़े सपने लेके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते और बाद में ऐसे बताने वाले तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, पढ़ाई मत करो, वो सब फिजूल बात है। तुमको अच्छा पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मेंटेनिंग एसजीपीए और सीजीपीए, एसजीपीए का मतलब होता है सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो तुमको हर सेमिस्टर के रिजल्ट के बाद मिलेगा, और सीजीपीए का मतलब है 4 साल का कंबाइन क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगर ये 9 या 9 से ज्यादा है तभी तुमको इतने सारे बेसिक पैकेज मिलेंगे, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर अच्छे कंपनी है उसमें तुमको ऑफर मिलेगी। कुछ लोग ऐसे देखे मैंने जिनका एसजीपीए 6 आता है, 6, सो दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अ जॉब। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई यानी सब कुछ हो गया, ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। तुमको अच्छा पढ़ाई करना है, और वो पढ़ाई तुमको अच्छा करके ही तुम इतना एसजीपीए ला सकते हो। इतना एसजीपीए कैसे लाओगे? खुद स्टडी करो, बहुत कुछ तुमको अवेलेबल है अभी, गूगल पे है, चैट जीपीटी पे, वीडियो पे तुमको मिलेगा यूट्यूब पे, या फिर एक अच्छा इंजीनियरिंग का क्लास लगाओ सो दैट यू कैन गेट एसजीपीए 9 और मोर देन 9। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, कुछ सीनियर लोग तुमको ऐसे बोल सकते हैं कि पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको डायरेक्ट बोलता हूं कि वो लोग गलत बोलते हैं। तुमको पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि इंजीनियरिंग बिल्कुल आसान नहीं है। अगर इतने बड़े पैकेजेस मिलते तो वो क्या, वो एक तुम कॉमन सेंस यूज करो कि इतने बड़े पैकेजेस तुमको मैंने देखा है क्या, कोई भी आसान चीजों को इतने बड़े पैकेजेस मिलेंगे क्या? ये सवाल तुमको खुद को पूछना चाहिए। फॉरगेट अबाउट योर सीनियर्स और अदर पीपल, ठीक है? और 4 साल जब तुम काम करोगे, कंटिन्यूअस तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्सेस करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जो इंटरनेशनल स्कूल में लेके आते हैं लेकिन उनको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आता। इफ आई आस्क देम टू गिव द सेमिनार इन फ्रंट ऑफ 50 पीपल, दे कैनॉट स्पीक इवन अ वर्ड, कुछ बोल नहीं सकते। सो कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करना है। अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो अभी से शुरुआत करो, कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, इंग्लिश न्यूज देखो, जिसमें तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। ओके, तो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट नाउ। ये तुमको अभी जानबूझ के दे रहा हूं कि अगर तुमको इंजीनियरिंग में अच्छा करना है, केमिस्ट्री इतना नहीं लगता, केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ा तो इसमें मैथमेटिक्स, ये चैप्टर्स तुमको परफेक्टली आने ही चाहिए। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ ब्रांच को ज्यादा लगता है, कुछ ब्रांच को कम लगता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये तुमने 11 12 में सीखा है। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे थर्ड ईयर में जाते लेकिन तभी भी उनको बेसिक आइडेंटिटी इन ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है। अगर ये भी नहीं आएगा तो कैन यू एक्सपेक्ट कि यू विल गेट ए पैकेज ऑफ 4 5 लाख रुपीज? नो, डेफिनेटली नॉट, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तुमको ये मैथमेटिक्स का बेसिक एकदम अच्छी तरह से करना जरूरी है। फिजिक्स में भी मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मीनिंग तुमको मैंने बताया। जो फिजिक्स के तुम्हारे पहले 5 6 चैप्टर है 11th और 12th के, चाहे वो फोर्स हो, ग्रेविटेशन हो, इलास्टिसिटी हो, सरफेस टेंशन हो, that all falls under the category of mechanics. लाइट, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स और लाइट लगभग सेम है, वो सब आने चाहिए। और इलेक्ट्रिकल में जो कुछ भी है वो अलॉन्ग विथ मॉडर्न फिजिक्स, ये सब कुछ तुमको अगर अच्छी तरह से आता है तो डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करो, अपने आप परफॉर्मेंस की एक आदत लगती है और हम एक अच्छा इंजीनियर होकर बाहर मिलते, और फिर बाहर जाने के बाद डेफिनेटली यू कैन गेट वेरी गुड जॉब। अभी हम सबसे इंपॉर्टेंट मोड पे आप पहुंचे इस सेमिनार के, और वो है कॉलेजेस। ये सब नासिक के कॉलेजेस का मैंने रखा है, सिंस आई बिलोंग टू नासिक।
तुम जो लोग ज्वाइन हुए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम नासिक ओनली, एंड दैट्स वाई नासिक के सब कॉलेजेस देखे। इसके तुम बाद में तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। अगला स्लाइड में देखो, और कॉलेजेस तुमको मिलेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस नासिक में। और ये जो कॉलेजेस मैं दिखा रहा हूं वो एफिलिएटेड टू एसपीपीयू है। एसपीपीयू का मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, यानी अपना यूनिवर्सिटी जो नासिक से रिलेटेड है। इसके यूनिवर्सिटी के जो लोग पुणे के डिस्ट्रिक्ट में आते, अहमदनगर में आते और नासिक में आते, वो सब पुणे यूनिवर्सिटी में आते हैं। और ये कॉलेजेस है जो नासिक में है और लेकिन ऑटोनॉमस है। वो है केकेवाग, फिर बाद में संदीप इंस्टीट्यूट, बाद में मातोश्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कर्मवीर बाबूराव गणपतराव ठाकरे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी जो केटीएचएम कॉलेज की ब्रांच है के एनएमवीपी, उसका कॉलेज है ये, केबीटीसीओई गंगापुर रोड पे। ओके, ये सब कॉलेजेस ऑटोनॉमस है। सबसे पुराना कॉलेज महाराष्ट्र का वो है सीओईपी। एमआईटी इज अ वेरी गुड कॉलेज फ्रॉम पुणे, ऑटोनॉमस हो चुका है अभी है। फिर बाद में डीवाई पाटिल, ये भी ऑटोनॉमस है, इसमें से एक ब्रांच एक कॉलेज ये भी है, आई थिंक एसपीपी से रिलेटेड भी है। बाद में AISSMS कॉलेज, फिर भारतीय विद्यापीठ का कॉलेज है, और फिर जेएसपीएम यूनिवर्सिटी, ये ऑटोनॉमस हो चुकी है। आगे देखते हैं, और PICT, आई थिंक इट इज नंबर 1 कॉलेज फॉर कंप्यूटर एंड आईटी, इवन फॉर एएनटीसी, बेस्ट कॉलेज है पूना का। फिर सिंहगढ़ कॉलेज एक अच्छा है। फिर विश्वकर्मा टेक्नोलॉजी, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, ये भी अच्छा कॉलेज है, वो भी अभी ऑटोनॉमस हो चुका है। और ये पीवीजी कॉलेज, नासिक में भी पीवीजी है, और ये पुणे का पीवीजी है। ये पुणे का पीवीजी, दिस इज रियली वेरी गुड कॉलेज। और मुंबई वाला VJTI ना, अपने इंडिया, अपने महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है वो एक कैटेगरी तुमको बताता हूं, COEP, फिर बाद में VJTI, तीसरा कॉलेज आता है वालचंद कॉलेज सांगली, जो इसमें नहीं दिया है मैंने, फिर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज इन नांदेड़, और चौथा पांचवा कॉलेज आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ये जो 5 कॉलेजेस है, ये पांचों का एक यूनिट बोल सकते हैं हम। ये सबसे अच्छे कॉलेजेस महाराष्ट्र के एज पर एज गवर्नमेंट कॉलेजेस आर कंसर्न, जो अभी ऑटोनॉमस है। ओके, फिर बाद में ये DJSCE, दैट इज द्वारकादास जे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक है मुंबई में, और भारतीय विद्यापीठ का कॉलेज मुंबई में। ओके, अभी तुमको चूज करना है कि कौन सी जगह जाना है और कौन कहाँ पे कॉलेज लेनी है। अभी ये देखो कट ऑफ, बहुत सारे डिटेल में कट ऑफ दिए है मैंने इधर। फिर से बोलूंगा, यूट्यूब में लोड करने के बाद उसको पॉज करो, तुमको इतना क्लियर कट जो डेटा का कलेक्शन किया है हमने मेहनत करके, ये तुमको कहीं पे भी मिलेगा नहीं। तुमको क्या करना, गूगल पे चेक करोगे तो एक कॉलेज का एट ए टाइम एक ही मिलेगा। ये सब कॉलेजेस के कट ऑफ मैंने एक साथ यहाँ पे दिए, और सिर्फ कट ऑफ देख के अपने को कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना है। अभी समझो फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे कि एमईटी का कट ऑफ 89.07 था लास्ट टाइम, मुझे इस बार 90 मिले तो मुझे एमईटी डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा सोच के लोग सिर्फ एक कॉलेज भरते, ये बात गलत होगी। तुमको पूरा कंपैरेटिव करना है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है कि ऐसे के ऐसे नहीं रहते, उसमें करीबन 2 से 3% डेफिनेटली कम से कम चेंज हर साल होता है, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो निगेटिव डायरेक्शन में हो। देख सकते हो तुम, इवन नासिक में भी अगर तुम देखोगे तो केबीटी सीओई का कट ऑफ कितना ज्यादा है, 92.27 ओपन के लिए। और अभी तुम देखोगे तो ओपन और ओबीसी में ज्यादा कट ऑफ का फर्क नहीं है, एसटी के लिए डेफिनेटली कट ऑफ बहुत कम होता है। ये अगर तुम एसटी को बिलोंग करते हो तो तुम देख सकते हो कट ऑफ पीवीजी का, देखो नासिक पीवीजी का ओपन के लिए 76.92 है, और एसटी के लिए कट ऑफ देखो 6.68। अभी तुमको शायद सरप्राइज हो सकता है 6.68, तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिनको सीईटी में 1 मार्क है, 1, और 1 मार्क होने के बावजूद दे कैन गेट एडमिशन टू इंजीनियरिंग विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा सिंगल रुपी। ओके, सिर्फ तुमको कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करना है। ओके, तो ये सब देखो कंप्यूटर का, जो जैसे जैसे अलग अलग कॉलेज में जाएंगे तो कंप्यूटर का कट ऑफ धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसके कट ऑफ देखो 90 के ऊपर तुमको यहाँ दिखाई देंगे। 96 है केकेवा का लास्ट ईयर का जो ऑटोनॉमस है, फिर एमईटी का 89.07 है, फिर बाद में तुम देख सकते हो गुरु गोविंद सिंह नासिक का भी 91.7 है, और फिर केबीटी सीओई उसका भी 92.27 है।
ये हो गया नासिक का। अभी हम पुणे में जाते या मुंबई में जाते, देख सकते हो कितना कट ऑफ है ओपन का। सीओपी का कट ऑफ है 99.67, और उसका एसटी का देखो वो भी 93.09 है। यानी सबसे पहले ये दिमाग में डाल दो कि अपना जो मार्क्स अपने को मिले उसके हिसाब से अपने को कौन सा कॉलेज सुटेबल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपनी लिमिटेशन पहचानता है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। ओके, एमआईटी का देखो, फिर बाद में डीवाई पाटिल का देखो, फिर पीवीजी जो पुणे का पीवीजी है उसका देखो 97.45 है। ओके, उसका भी एसटी का भी उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा है। तो ये सब कट ऑफ कंप्यूटर के लिए है। तो ये तुम बाद में उसको डिटेल में, जिनको तुम एक बार डिसाइड करो कि हमको ये ब्रांच लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट तुम निकाल के रखो और फिर फॉर्म भरते समय उसका यूज करो। लेकिन ब्लाइंडली उसके ऊपर रिलाय नहीं रहना है, क्योंकि ये इस साल के रिजल्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है। दूसरा देखते हैं कंप्यूटर के बाद आगे का कौन सा कट ऑफ तुमको दिखाई दे रहा है। आईटी का अभी तुम कंपेयर करो। जैसे फॉर एग्जांपल एमईटी लेता हूं, एमईटी में कंप्यूटर का कट ऑफ था 89 और इसका है 91.45। यानी ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर का नंबर एक है यानी उसका कट ऑफ ज्यादा आएगा। डिपेंडिंग अपॉन ईयर टू ईयर ये चेंज होते रहता है। इवन संदीप फाउंडेशन का देखो उसका भी कट ऑफ 91.45 है लास्ट ईयर का। और एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, यानी वहां पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच नहीं है। ओके, और फिर ये भी कट ऑफ देखो सकते हो तुम। केबीटी का कट ऑफ 92 है, केकेवाक का कट ऑफ 94.25 है। इतना सारा कट ऑफ है। यानी तुमको अगर 90 के ऊपर है और तुम ओपन में बिलोंग करते हो तो सोच के कॉलेज को डालना चाहिए कि क्या करना है। ओके, बाद में तुम ओबीसी एससी ये सब कट ऑफ तुम देखो। सीओपी में जाओगे, सीओपी का अगर कुछ लोगों का रहता है मुझे सीओपी में जाना है, लेकिन उसका कट ऑफ देखो ओपन का कितना है, इवन एसटी का देखो कितना है। यानी इन शॉर्ट कम से कम 90 परसेंटाइल मिनिमम होना जरूरी है इफ यू वांट टू फिल द नेम ऑफ सीओपी इन योर कैप राउंड फॉर्म। ओके, पुणे के कॉलेज भी देखो, पीआईसीटी का देखो 99.45, फिर वीआईटी का देख सकते हैं ऑटोनॉमस है वो, दैट इज 98.37, और फिर विजेटीआई का देखो सीओपी से ज्यादा है। तुमको मैंने जो चार पांच कॉलेज के नाम बताए वो लगभग ऐसे कट ऑफ में आएंगे। लेकिन कैसे होता है जब हम नासिक से मुंबई जाते तो हमारी यूनिवर्सिटी चेंज होती है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी चेंज होती है तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे अलग कोटा में जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सिटी कोटा। उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, आगे जाओ। चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका डेफिनेटली उसके बाद आगे, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एआईडीएस ये सब कॉलेजेस में है ही नहीं। और इसमें ओपन का कट ऑफ देखो, फिर से देख सकते हो तुम केकेवाक का नासिक के कॉलेज में देखेंगे तो 94.25 है, और केबीटी सीओई का 88.56 है, एमईटी का 89.20 है, संदीप फाउंडेशन का 89.20 वही है। और सीओपी में फिर से देखो, विजिटिया में देखो, विजिटिया सॉरी इसमें पीआईसीटी में, पीआईसीटी का 99.53 है और सीओईपी का 99.77 है। यानी ये सब कट ऑफ अपने को एज रेफरेंस यूज करने, सो दैट जिसका एक रेफरेंस लेके हम अपना कैप राउंड का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और कैप राउंड का फॉर्म भरते समय जो लोग मैक्सिमम गलतियां करती है वो क्या गलतियां है वो तुमको मैं बताता हूं। कि मेरे को फॉर एग्जांपल 82% मार्क है तो मैं सिर्फ 2 कॉलेज डालता हूं। ऐसी गलती कभी नहीं करना है। तुमको कम से कम 10-15 ऑप्शंस करने, और बाद में अगर तुमको 90 के ऊपर मार्क्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 90 से तुमको कम मार्क्स है तो सिंपल है कि अगर मेरे को मार्क्स कम है तो आई हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज। तो मैं कॉम्प्रोमाइज क्या करूंगा? कुछ लोगों का कहना होता है नहीं मुझे ये XYZ कॉलेज चाहिए चाहे मैं कुछ भी करूं उसके लिए, और मुझे मार्क्स तो बहुत कम है। वैसा नहीं होता। यू हैव टू गो फॉर फॉर्म फिलिंग इन अ सच अ मैनर दैट प्रॉपरली उसको देखना है
और फिर कम से कम 15 ऑप्शन डालने, चाहे तुम कॉलेज के लिए कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसा टोटली ये नहीं करना है, ऐसा पूरा स्टिफ नहीं रहना है कि मुझे एक ही कॉलेज चाहिए, एक ही ब्रांच चाहिए। तुमको अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन करने, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, कि मैं कॉलेज के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं या फिर मैं ब्रांच के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं। हमेशा तुम्हारे पास कम से कम 15 ऑप्शन चाहिए इसमें। ओके, एक करके चलोगे तो तुम्हारे इसमें एट द एंड ऑफ द डे तुम नाराज हो जाओगे, यू विल गेट डिप्रेस। वो मत करो। इसलिए पहले ही सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर नहीं लेना है तो उसके जगह मैं आईटी के लिए तैयार हूं, आईटी नहीं मिलता है मेरे को तो मैं एआईडीएस के लिए तैयार हूं, अगर एआईडीएस भी नहीं मिलता है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तैयार हूं। ये सब पहले ही सोच के रखो, सो दैट जब रिजल्ट लगेगा, कैप राउंड शुरू होगा तो तुम्हारे लिए वो आसान होगी। ओके, तो अगला ब्रांच का देखते हैं हम, दैट इज नेक्स्ट ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी इसमें देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग VJTI 99.26, फिर मुंबई का वो जो द्वारकादास कॉलेज है 97.77, DY पाटिल 93.8 या COP 93.86। ये छोड़ोगे तो सिर्फ नासिक में केके का कट ऑफ सबसे ज्यादा है 96.86। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया, आज की दुनिया में मैकेनिकल ये बहुत अच्छा ब्रांच होगा। ये मार्केट ट्रेंड से अपोजिट है लेकिन बेस्ट ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। ये तुम बाद में स्टडी करो, फिर से वही बताऊंगा मैं। आगे देखते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसके लिए अच्छा मेरिट जाता है। के वाक का देखो 92.38 है, केबीटी का 90.65, लेकिन केबीटी का एसटी में भी देखो 42.74 है। ओके, और के वाक का देखो इवन इट इज लेस देन केबीटी 32.84, यानी इतना कम तुमको मिल सकता है। अगर एसटी ब्रांच है तो इवन इफ यू आर हैविंग अ परसेंटाइल एज 32.84 यानी 35 के आसपास, यू विल गेट अ गुड ब्रांच इवन इन गुड कॉलेजेस लाइक के वाग। ओके, सीओपी का देखो 99.55, VJTI का देखो 99.59, यानी इसमें से ये इंडिकेट होता है कि अगर तुमको एकदम टॉप कॉलेजेस का सोचना है तो यू शुड हैव परसेंटाइल ग्रेटर देन 90, तब तुम सोच सकते हो। मिलेगा या नहीं ये अलग बात, सोच सकते हो। अदरवाइज यू कैन गो फॉर मिडिल कॉलेज जिसका मेरिट करीबन इस तरह से आता है। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड। हम देखेंगे नेक्स्ट कॉलेज, नेक्स्ट ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल फिर से देखो, जो बेस्ट कॉलेजेस है लाइक VJTI, COP, उसका कट ऑफ 99 के से ज्यादा है, और बाकी जगह करीबन 80 के आसपास हम बोल सकते उसका कट ऑफ है। बहुत सारे कॉलेजेस में जैसे MIT है, DY पाटिल में उसमें है ही नहीं, सिंहगढ़ में नहीं है इलेक्ट्रिकल, तो नासिक में PVG और प्रवरा में नहीं है, बाकी हर जगह ऑलमोस्ट है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सिविल। सिविल का भी कट ऑफ देखो कम है काफी। के वाक का कट ऑफ अभी 81.58 आया है, केबीटी का 79.48, एमईटी का 68.87। यानी अगर तुमको मार्क्स कम है लेकिन तुमको अच्छा कोर ब्रांड चाहिए तो सिविल कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। और सिविल में डेफिनेटली तुम एक अच्छा करियर होता है, वो ऑलरेडी तुमको मैंने पहले भी बताया है। आगे देखते हैं, कोई भी कैप राउंड का ये करने से पहले कैसे तुम सोचोगे कैसे एडमिशन लेना है। पहले कॉलेजेस के बारे में सोचो, रैंडम नहीं, एक एक कॉलेज देखो, एक एक कॉलेज का ग्रेड जाके चेक करो, कौन सा ग्रेड का कॉलेज है, उसका पैकेजेस कितना है, क्या तुम्हारे लिए वो सुटेबल होगा या नहीं। बाकी के लिए सुटेबल हो सकता है लेकिन अपने लिए है कि नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाद में कॉलेजेस के बाद ब्रांच देखो कौन सी है, सिर्फ एक ब्रांच के ऊपर फोकस मत करो, कम से कम 2-3 ब्रांच देखो कि ये नहीं मिला तो मैं ये ले सकता हूँ, ये नहीं मिला तो दूसरा ले सकता हूँ। और बाद में जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है ये तुमको डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए। बाद में अभी से ही जैसे सीईटी का रिजल्ट लगा तो सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, अगर कास्ट है तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है। कास्ट कैंडिडेट के लिए बताता हूँ, सर्टिफिकेट उसका लेना बहुत जरूरी है। मेरा एक स्टूडेंट था बहुत साल पहले, उन्होंने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट उन्होंने पहले जमा नहीं किया था,
लेकिन बाद में जनवरी तक उन्होंने वेट किया कॉलेज में, और फिर जनवरी में उसकी एडमिशन कैंसिल हो गई, उसका साल बर्बाद हो गया। इसीलिए कीप ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको वो लिस्ट मिल जाएगी कौन से डॉक्यूमेंट्स, मैक्सिमम तो होते ही है। पर्टिकुलरली अगर तुम ईडब्ल्यूएस में लेना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर वीकर सेक्शन का। अगर उसमें तुमको एडमिशन लेना है तो वो सब डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास रेडी होना जरूरी है। ओके, अभी हम देखेंगे इधर एमएसटी सीईटी रिजल्ट डिक्लेरेशन पहला हुआ है, दूसरा दूसरा आइटम जिन्होंने दिया है उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है, हो जाएगा शायद 2-4 दिन में वो। फिर बाद में तुमको सबसे पहले इंजीनियरिंग का कैप रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, कॉमन एडमिशन प्रोसीजर यानी कैप, उसका रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने और वेरीफाई करना है। काफी सेंटर्स होंगे, तुमको बेटर होगा कि तुम कोई कॉलेज में जाके उसको वेरीफाई कर लो। अभी कौन से कॉलेज में, वो कैप राउंड का जब तुमको पूरा ब्रोशर मिलेगा उसमें तुमको दिखाई देगा कि तुम्हारे सिटी में कौन से ऑथराइज सेंटर्स है जहां पे तुम ये वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये सब होने के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम है तुम्हारा नाम का परसेंटाइल का तो तुम उसको कंप्लेन कर सकते हो। और उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, और फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद फिर कैप राउंड शुरू होता है। और सबसे पहले तुमको क्या करना है कि कॉलेज और ब्रांच प्रेफरेंस फाइलिंग करना है तुमको, यानी ऑप्शन फॉर्म हर कॉलेज का। अभी पिछले साल एक मेरे पास स्टूडेंट ऐसा था जिसको ये पता ही नहीं था कि वो कॉलेज ऑटोनॉमस हो चुका है, और उसको ऑटोनॉमस में लेना नहीं था, लेकिन उसने गलती से वो फॉर्म भर गया और लास्ट राउंड तक उसने वही किया, और उसको फिर एडमिशन वहां लेनी पड़ी। यानी उसका चॉइस का कॉलेज इन शॉर्ट नहीं मिला। तुम ऑटोनॉमस कॉलेज ले लो या नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो चाहिए वो कॉलेज ले लो। लेकिन मुझे जो चाहिए कॉलेज, वो मेरे गलती से मैंने दूसरा फिल किया और बाद में पछताया पड़ा, ये सब बात गलत है। फिर जिंदगी भर वही होता है, एक दुख रहता है कि मुझे ये कॉलेज नहीं था, लेना नहीं था और मुझे वो लेना पड़ा। इसलिए कॉलेज और ब्रांच प्रेफरेंस फाइलिंग अच्छी तरह से करना है। कौन सा कॉलेज है, वो कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, वो ऑटोनॉमस है या नहीं है, उसकी एग्जाम प्रोसीजर क्या है, ये सब पहले पता करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बाद में कैप राउंड 1 सीट का अलॉटमेंट होगा, और फिर अगर तुमको वहां पे एडमिशन लेना है तो जाके रिपोर्टिंग करो। अगर नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन वेट फॉर सेकंड राउंड। फिर सेकंड राउंड के लिए तुमको वेकेंट सीट की एक बीच में, जो 7 और 8 है उसके बीच में और एक तुमको मिलेगा, तुमको एक वेकेंट सीट की एक ए मिलेगी, लिस्ट मिलेगी। फिर उसके हिसाब से तुम कैप राउंड सेकंड को जा सकते हैं, फिर कैप राउंड थर्ड को जा सकते हैं, कैप राउंड फोर्थ को जा सकते हैं, दैट इज वैकेंसी राउंड। वैकेंसी राउंड हर जगह होता है ऐसा नहीं है, वो काफी कम कॉलेजेस में होता है, उसको हम स्पॉट राउंड भी बोलते हैं। यानी सब कुछ हो गया, जब तक हम फोर्थ राउंड तक जाते हैं तब तक सब कॉलेजेस चालू हो चुके होते हैं, जनरली जनरली बोल रहा हूं, होता है ऐसा नहीं, काफी कॉलेजेस चालू हो जाते हैं। और चौथा राउंड सबसे आखिर में होता है, यानी थर्ड राउंड के एक 5-6 दिन के बाद। और अगर वहां पे वैकेंसी है तो अपने को वहां पे एडमिशन स्पॉट में जाके लेना है। ओके, सीट कंफर्मेशन और रिपोर्टिंग टू कॉलेज, और फिर इंस्टीट्यूट लेवल में और कुछ मैनेजमेंट कोटा होगा तो उसके हिसाब से भी अलग राउंड तुमको दिखाई देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो मैनेजमेंट कोटा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छे नहीं है तो वो तुम्हारा डिसीजन है, सब कैप राउंड के लिए वेट करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर तुम सब कैप राउंड के लिए वेट करोगे और अगर तुमको कॉलेज और ब्रांच कॉम्प्रोमाइज तुमको करना है तो तुम आराम से कहीं पे भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। ओके, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट वन। अभी मेरा क्या रोल होगा उसमें, अगर मैं चाहता हूं कि तुमको गाइड करना है तो इससे पेड काउंसलिंग ना हो, आज का सेमिनार फ्री था लेकिन पेड काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं 2 टाइप का काउंसलिंग रखा हूं, दैट इज ग्रुप काउंसलिंग, यानी एक कम से कम 10 स्टूडेंट वहां पे होंगे, 10 स्टूडेंट, और उनको मैं एक साथ जनरल गाइड करूंगा। जनरली एकदम ऐसे 1-to-1 नहीं होगा, जनरल की कौन सा ब्रांच तुमको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, या फिर ये ऑनलाइन भी हो सकता है, और नासिक के हो तुम तो ऑफलाइन भी हो सकता है। ओके, और फिर ये जो गाइडेंस है कॉलेज का और ब्रांच का वो तुमको मैं ग्रुप के हिसाब से दूंगा, लास्ट राउंड तक हेल्प करूंगा। और फिर पर्सनल काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट है।
ये काफी लोग इसको आजकल चूज करते हैं कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता, तो कोई भी कंफ्यूजन ना हो तो वी कैन गो फॉर दिस पर्सनल काउंसलिंग। 1-to-1 काउंसलिंग होगा तुम्हारा। फिर बाद में आपका करियर मैपिंग, गोल सेटिंग होगा कि कौन सी ब्रांच लेना है, आगे क्या करना है। और बाद में कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करना बहुत जरूरी है, और एडमिशन किस तरह से लेना है, कौन से कॉलेज में लेना है। फिर कैप राउंड में फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड में कैसे जाना है, सेकंड नहीं तो लास्ट राउंड तक कैसे जाना है। पूरा लास्ट राउंड तक मैं तुमको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। ओके। और उसके बाद तुम देख सकते हो ये जो नंबर तुमको दे रहा हूं मैं आगे, ये नंबर लिख के रखो। अगर तुमको पेड काउंसलिंग में इंटरेस्ट है तो इस नंबर को तुम मैसेज करो या कॉल करो, और फिर वो सीईटी के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा कि किस तरह से तुमको ये करना है, और उसके हिसाब से आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ओके। अगर काउंसलिंग लेके तुम करोगे तो तुमको एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच लेने की गारंटी मैं तुमको देता हूं, क्योंकि आई एम डू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 26 years इन दिस इंजीनियरिंग एजुकेशन फील्ड। ओके। सो थैंक यू वेरी मच।